अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ हम मैग्नेटिक फ्लक्स के टॉपिक से करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को समझेंगे, उससे रिलेटेड कंडीशंस को, परसेंटेजेस के हवाले से जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको फार्मूलाज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स के हवाले से बेसिक उसकी डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एलिमेंट ऑफ एरिया, वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगे। मतलब किसी भी रखे गए यूनिट एरिया में से जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। और अगर किसी एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद प्रोपोर्शनली जितनी कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी रिड्यूस होता चला जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को मैथमेटिकली समझने के लिए उसका फार्मूला आपके सामने लिख रखा है। दिस सिंबल phi m represents magnetic flux which is equals to B dot A। मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। अब वेक्टर एरिया की टर्म से एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं इसको एरिया नहीं वेक्टर एरिया बोल रहा हूँ, इसको हम वेक्टोरियल ट्रीट कर रहे हैं। तो मुराद क्या वेक्टर एरिया से? फर्स्ट कर ले, इफ यू हैव एन एरिया, ये आपके पास एक एरिया, ठीक है जी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इस गिवन एरिया को, ये जो एरिया भी आपके सामने मैंने बनाया है, इस एरिया को अगर हमने वेक्टर एरिया में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर एरिया में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक सर्टेन डायरेक्शन असाइन की जाती है। और डायरेक्शन कैसे असाइन की जाती है? डायरेक्शन इज बेसिकली असाइन्ड बाय अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है जी। तो किसी भी गिवन एरिया के ड्रॉ की जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन वेक्टर एरिया को शो करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रही हैं, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रास्ते में मैंने एक ये ब्लैक कलर का एरिया प्लेस किया। अभी हम देखना चाहते हैं कि इस एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो इस एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने के लिए बेटा सबसे जरूरी बात यह है कि आपको वेक्टर एरिया की डायरेक्शन पता हो। तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? ये देखें, ये जो एरिया है इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू दिस ब्लैक एरिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और इस रेड लाइन जो कि वेक्टर एरिया को शो कर रही है, बनने वाला एंगल थीटा है। दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूं तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेक्टर एरिया। तो ये जो एंगल थीटा यहाँ मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिया। और इस डायग्राम में शो किए गए एंगल से एक और बात बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाती है कि अगर ये वेक्टर एरिया रोटेट होता हुआ बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल हो जाएगा तो ए और बी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और अगर ए और बी आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो बेटा याद रखिएगा, इस एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम हो जाएंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की हद तक अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एंगल थीटा 0 डिग्री पर आती है। कैसे निकाल सकते हैं हम? b इंटू ए कॉज ऑफ एंगल थीटा विच इज 0 डिग्री, और इस कॉज 0 की वैल्यू हम सब जानते हैं इक्वल टू 1 होती है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी। अगर हमारे से कह दिया जाए कि फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू निकाले, बेटा वो कब मुमकिन है? अगर फर्स्ट कर ले इस एरिया को मैं रोटेट करते करते इस तरह से लाइंस के बिल्कुल पैरेलल ले आता हूँ, और अगर मैं इस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल कर दूंगा तो एरिया को पैरेलल करने पर इस एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद 0 हो जाएगी, क्योंकि जब मैं ऐसे करके पैरेलल रख दूंगा तो या तो लाइंस उस एरिया के ऊपर से गुजर जाएंगी या उसके नीचे से गुजर जाएंगी। बिल्कुल थिन शीट है ये एरिया की, तो उस एरिया में से तो लाइंस पास ही नहीं हो रही, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, ऐसा कह लें। या दूसरे लफ्जों में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो जाए, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तो तब भी फ्लक्स 0 हो जाएगा बाय मैथमेटिकल फार्मूला। ये देखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूँ, the magnetic flux minimum value is given as BA, और इस केस में मैं cos of angle 90 डिग्री पुट करने के लिए जा रहा हूँ। जब B और A परपेंडिकुलर हो चुके हैं तो cos 90 डिग्री की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है, जिसकी वजह से BO के साथ जब 0 आकर मल्टीप्लाई होगा तो फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विच इज 0। मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस गिवन एरिया में से पास नहीं कर रही और मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं किस किस के दरमियान? फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स के दरमियान, ठीक है। देखिए फ्लक्स का हमने यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है। द फार्मूला ऑफ फ्लक्स इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज B
ए कॉज ऑफ एंगल थीटा। बेटा आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस टर्म को देखना है, जस्ट सी दिस टर्म बी ए की टर्म को अगर मैं यहाँ पर देखूं तो बी ए असल में फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और इसकी जगह अगर मैं लिख देता हूं कि भाई ये जो बी ए वाली टर्म है दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ एंगल थीटा। तो रिलेशनशिप मेरे पास आ जाता है कि फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्लक्स टाइम्स कॉस थीटा के इक्वल हुआ करती है। इसको दूसरे लफ्जों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू की जो रेशियो है ये सिंपली कॉस थीटा के इक्वल होती है। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे कवर होते हैं। अगर आपको एंगल बता दिया जाए कि बी और ए के दरमियान बनने वाला एंगल मे बी वो एंगल है 0 डिग्री, अगर ये थीटा 0 डिग्री है, मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स बाय मैक्सिमम फ्लक्स की रेशियो आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगी। अगर एंगल 0 डिग्री है तो रेशियो आपके पास कितनी आ रही है बेटा, 1 के इक्वल आ रही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाता है कि ये जो एंगल है 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री कर दूंगा तो cos 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, cos 30 डिग्री की आपके पास वैल्यू होती है 0.866, या इसको हम दूसरे लफ्जों में √3 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। मतलब फ्लक्स बाय मैक्सिमम फ्लक्स की रेशियो √3/2 हो जाएगी जब एंगल 30 डिग्री का होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये एंगल 45 डिग्री हो जाए बेटा, 45 डिग्री हो जाए, तो cos 45 डिग्री द आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय √2, 1 डिवाइडेड बाय √2। ये रेशियो क्या शो कर रही है, फ्लक्स बाय मैक्सिमम फ्लक्स की रेशियो को शो कर रही है। अच्छा, इसी तरह अगर ये एंगल बढ़ता बढ़ता 60 डिग्री हो जाए तो रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, ये रेशियो 1/2 के इक्वल हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 0 हो जाता है, मतलब ये रेशियो 0 की बन जाएगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एंगल्स के ऊपर फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स की रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि परसेंटेजेस की सूरत में इसी फार्मूले को परसेंटेजेस की सूरत में कैसे लिखा जा सकता है। ये देखिए, अगर हम इस फार्मूले को कंसीडर करें, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा, और आपसे पूछा जाए कि अगर बी और ए के दरमियान डिफरेंट एंगल्स हैं तो फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स जो फ्लक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम फ्लक्स के कितने % है। मतलब ये देखिए, अगर मैं यहीं पर इन वैल्यूज़ को पुट करता हूँ जो रेशियोज मैंने आपके सामने लिखी हैं, फर्स्ट कर लें मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ इनमें से पर्टिकुलर एंगल इफ थीटा बिकम्स इक्वल्स टू 30 डिग्री, मे बी मैं इसी की बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। और आपसे पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ फ्लक्स, परसेंटेज ऑफ फ्लक्स, ठीक है जी। तो परसेंटेज ऑफ फ्लक्स से क्या मुराद है कि फ्लक्स की वैल्यू एक सर्टेन एंगल पर डिवाइडेड बाय, क्योंकि परसेंटेज हमेशा टोटल वैल्यू से निकाली जाती है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है जी। अब आप ये बात जानते हैं कि फ्लक्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फ्लक्स की जो रेशियो है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फ्लक्स की रेशियो वो कॉस थीटा के इक्वल होती है। तो इसकी जगह तो मैं सिंपली कॉस थीटा लिख सकता हूँ, दैट इज कॉस ऑफ एंगल थीटा मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पर हमें जो एंगल बताया गया उस एंगल को पुट करके मैं बड़ी आसानी से परसेंटेज निकाल सकता हूँ। ये देखिएगा बेटा, cos ऑफ एंगल थीटा ओवर हियर 30 डिग्री बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 100%। cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 0.866, जो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 86.6%। बेटा इस वैल्यू का मतलब क्या है, इस वैल्यू का मतलब ये है कि अगर बी और ए के दरमियान बनने वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान बनने वाला एंगल अगर 30 डिग्री हो जाएगा तो उस वक्त फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 86.6% मिल रहा होगा। इसी तरह डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आप इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं और इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कॉस ऑफ एंगल थीटा मल्टीप्लाई बाय 100% आप डिफरेंट एंगल के ऊपर फ्लक्स की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स डेंसिटी आपके पास क्या चीज़ होती है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, फ्लक्स डेंसिटी B इज डिफाइंड एज द टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। ये फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन है जो एक स्केलर क्वांटिटी हुआ करती है। हाउ टू सॉल्व दिस, अगर हम इस बेसिक डेफिनेशन के एतबार से चलें तो इसके यूनिट्स को समझना और इसके सारी डिटेल्स को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज बेसिकली टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल फ्लक्स डेंसिटी इज बेसिकली
टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस आपको पर यूनिट एरिया मिल रही हैं डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया अगर आप कर देंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी। बी को ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। बी के मल्टीपल नाम हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, और वो मल्टीपल नाम भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लेने, मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देता हूँ। बी को फ्लक्स डेंसिटी का नाम भी मैंने कहा है, इसके अलावा बी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसका नाम होता है, ठीक है जी। इसके अलावा बी को मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसी तरीके से इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है, फ्लक्स डेंसिटी। तो ये जितने नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड बी के नाम हैं। तो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जरा यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के जो यूनिट्स हैं, बी के जो यूनिट्स हैं, इससे पहले भी हमने टेस्ला पढ़े थे, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर के इक्वल होते हैं। या अगर हम इस फार्मूले से देखें, ये वाला जो बेसिक फार्मूला है, फ्लक्स बेसिकली वेबर्स में मेजर किया जाता है और एरिया मीटर स्केल में, तो वेबर पर मीटर स्केल भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स को शो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के स्मॉलर यूनिट्स गॉस होते हैं बेटा, जो 1 टेस्ला डिवाइडेड बाय 10,000 के इक्वल होते हैं, या दूसरे लफ्जों में 10⁻⁻⁴ टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 गॉस। गॉस 10,000 गुना छोटे यूनिट्स हैं 1 टेस्ला से। इसी तरीके से अगर यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जाए तो इस फार्मूले से आप देख सकते हैं, बेसिक फार्मूला जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का पढ़ा था, बी डॉट ए। बी को यहाँ पर टेस्ला में मेजर किया जाएगा, ए को मीटर स्केल में एरिया है, तो टेस्ला इंटू मीटर स्केल ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का पहला यूनिट है। अगर हम यहाँ पर टेस्ला की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, और एरिया मीटर स्केल इसमें मल्टीप्लाई होगा। देखिए मीटर की पावर -1 और +2 ये सॉल्व होकर क्या बनेगा, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। और ये जो वैल्यू हमारे पास बनी है ना न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ये दूसरे वाले यूनिट्स में, इसी वैल्यू का नाम वेबर होता है, इसी को वेबर बोला जाता है, ठीक है जी। और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स निकालें, तो बेस यूनिट्स की टर्म में निकालने के लिए आपको न्यूटन की वैल्यू पुट करना होगी। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला मीटर एज इट इज, पर एम्पेयर भी एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर की सूरत में आप इसको लिख सकते हैं। और अगर इसकी एक और यूनिट्स आप यहाँ पर लिखना चाहें तो इस टर्म को देखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या टर्म बनती है बेटा, ये दरअसल आपके पास वैल्यू होती है जॉल की, जॉल पर एम्पेयर। ये भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स के एक यूनिट बन जाएंगे, दैट इज जॉल पर एम्पेयर। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी के हवाले से। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक पीस ऑफ कंडक्टर कंसीडर किए, और इस पीस ऑफ कंडक्टर में से काफ़ी सारे चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, और इस पीस ऑफ कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है वो नीचे से ऊपर की जाने परपेंडिकुलरली अपवर्ड हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन के हवाले से मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में हमने अप्लाई कर रखा, ठीक है। और ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं इन सबकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है। ये इस पीस ऑफ वायर में से राइट साइड पर ट्रेवल करते चले जा रहे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे इस करंट कैरिंग वायर के अंदर, उनके ऊपर किस तरह से फोर्स लगती है, उसी फोर्स को हम फार्मुलेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट इट। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब पहले हम लोगों ने समझ लेना। फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं कि जो वायर हमने कंसीडर किया, दिस इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने ए का नाम दिया। इस वायर का जितना हिस्सा हमने कंसीडर किया उसकी लेंथ हमने कैपिटल एल यहाँ पर कंसीडर की है। और इस पूरी वायर के अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रेड एरिया मार्क किया, एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया है हमने। ये जो वॉल्यूम है डेफिनेटली इसके अंदर एक सर्टेन चार्जेस की तादाद होगी, मिकदार होगी। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये जो रेड वाला वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जितने चार्ज कैरियर्स आएंगे वो 10 आए, 20 आए, 30 आए, उसको हम स्मॉल एन का नाम दे रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद वॉल्यूम की टर्म को मैंने डिफाइन किया, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का बेटा वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इससे हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय एल आपके पास वॉल्यूम की टर्म आ जाएगी। व्हाट एल्स वी हैव, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द वायर। अगर आपसे कह दिया जाए कि ठीक है ये जो यूनिट वॉल्यूम था इसमें n चार्ज कैरियर्स थे, तो इस पूरी वायर के अंदर कितने चार्ज कैरियर्स आएंगे, यू हैव टू कट दिस पोर्शन। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालना चाहते हैं इस कंप्लीट वायर के अंदर,
तो कंप्लीट वायर के अंदर चार्ज कैरियर्स निकालने के लिए, चार्ज कैरियर्स की तादाद निकालने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज कैरियर्स थे उसको कंप्लीट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास पूरे वॉल्यूम में चार्जेस की तादाद आ जाएगी, दैट इज n मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट वॉल्यूम विच इज NaL। ठीक है जी, तो आपके पास चार्जेस की तादाद आ चुकी हुई टोटल वायर के अंदर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो एक चार्ज कैरियर था, फर्स्ट कर लें ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज की अमाउंट होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, उसको नॉर्मली हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यही से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चार्ज कैरियर के ऊपर जो कूलम्स में चार्ज है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम है, और ऐसे NaL पार्टिकल्स हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी बनेगी, एक पार्टिकल के चार्ज को टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज QNaL, तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगी। टोटल चार्ज हम क्यों निकाल रहे हैं बेटा, टोटल चार्ज और टोटल टाइम अगर हमारे पास आ जाए तो उनको डिवाइड करके हम इस पीस ऑफ वायर में से गुजरने वाला करंट निकाल सकते हैं। तो आइए अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट कर लें कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है जी, वो वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है, और v वेलोसिटी से ट्रैवल करते हुए उससे लेफ्ट साइड से राइट साइड तक आना है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक ट्रैवल करके आने के लिए अगर वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है भाई, टाइम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे t = s/v। अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक आने के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया दैट इज कैपिटल L, और उसी का हम टाइम निकालना चाह रहे हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड इज कैपिटल L विद द स्पीड ऑफ v, तो टाइम की वैल्यू हमारे पास कैपिटल L डिवाइड बाय v बन जाती है। आप देख सकते हैं कि टोटल चार्ज भी आ चुका है, टोटल टाइम भी आ चुका है। तो आइए हम यहाँ पर जरा करंट फाइंड कर लेते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक करंट बाय डेफिनेशन दिस इज total charge flow divided by the total time taken by the charge carriers to pass through the wire। यहाँ पर वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन कर ले। टोटल चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये बेटा, दैट इज Q × NaL डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इज कैपिटल L डिवाइडेड बाय V। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ से लेंथ सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाएगी, और करंट की जो अमाउंट हमारे पास आ रही है दैट इज NaQ × V, क्योंकि V उठकर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो करंट का फार्मूला हमारे पास आ चुका। बेटा यहाँ पर एक और बात जो बड़े गौर से आप लोगों ने देख लेनी है कि करंट यहाँ पर 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किन किन पर, सबसे पहले तो करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द यूनिट वॉल्यूम। ये जो डिफरेंट हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, एल्यूमिनियम है, स्टील है, कॉपर है, आयरन है, डिफरेंट तरह के जो मेटल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम डिफरेंट होते हैं, इसलिए हर एक में करंट की अमाउंट डिफरेंट आती है। इसी तरीके से जो फ्लोइंग करंट है वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर पर। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर है तो करंट की मिकदार भी ज़्यादा होगी, और अगर आप करंट की बात करें तो करंट जो सिंगल चार्ज कैरियर है उसके ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड करता है कि जो एक सिंगल पार्टिकल है उसके ऊपर कम चार्ज है या ज़्यादा चार्ज है। अगर फर्स्ट कर ले एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर 1-2 कूलम के बजाय 10 कूलम का चार्ज है, तो सिंगल चार्ज पार्टिकल पर जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगी कूलम्स में उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा। और आखिरी फैक्टर आपके पास करंट का डिपेंडिंग वो है स्पीड, मतलब जितनी स्पीड के साथ वो चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, 10 मीटर्स पर सेकंड के साथ 20, 30 और 40 व्हाटएवर द स्पीड जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी अमाउंट ऑफ करंट में उतना ही ज़्यादा इजाफा होता चला जाएगा। तो हमने करंट के चारों डिपेंडिंग फैक्टर पढ़ लिए हैं, और करंट इन चारों डिपेंडिंग फैक्टर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनमें से कोई भी आप एक या एक से ज़्यादा फैक्टर्स बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू में लाजमी सी बात है इजाफा होगा। ठीक है जी, तो करंट उसके डिपेंडिंग फैक्टर्स हमारे सामने आ चुके हैं बेटा। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये जो करंट हमने निकाला है ये इस पूरे पीस ऑफ कंडक्टर में से फ्लोइंग करंट है, टोटल करंट है। अब ये देखिए, अगर इस टोटल करंट आई की वैल्यू हमें पता चल गई है तो इस चैप्टर के स्टार्ट में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ कंडक्टर का फार्मूला। फोर्स ऑन अ कंडक्टर का हमने फार्मूला पढ़ा था, और फोर्स ऑन अ कंडक्टर का फार्मूला था फोर्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर कैपिटल L। कंप्लीट कंडक्टर के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है IL क्रॉस B के फार्मूले से निकाली जा सकती है। आपने यहाँ पर करंट की वैल्यू को पुट करना और सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही हम यहाँ पर करंट की वैल्यू को पुट करेंगे तो बेटा ये चीज देख लीजिए, फोर्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, करंट की वैल्यू NaQ × V, लेंथ ऑफ कंडक्टर इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बता दी थी बेटा, वो क्या मैंने बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि ये 3 चीजें, मतलब वेक्टर लेंथ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये तीनों की तीनों जो डायरेक्शंस है बेटा ये एग्जैक्टली सेम हुआ करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखें तो वेलोसिटी स्केलर ट्रीट हो रही है, वेक्टर लेंथ वेक्टोरियली ट्रीट हो रहा है। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैं वेलोसिटी को वेक्टर और लेंथ को स्केलर ट्रीट कर सकता हूँ। ये देखिएगा जरा, मैं फॉर्मूला यहाँ पर जरा थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ
एन ए क्यू, v को मैं वेक्टर बना दूंगा और लेंथ को मैं स्केलर बना दूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया है? ऐसा करने की वजह यह है कि यहाँ पर v और l दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो किसी एक को वेक्टर दूसरे को स्केलर ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि डायरेक्शन तो है सेम इनकी। ये आपके पास कौन सा फार्मूला आ गया? टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर पे लगने वाला फार्मूला आ गया। लेकिन हमें लेंथ ऑफ कंडक्टर पर लगने वाला फार्मूला नहीं चाहिए, हमें एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स का फार्मूला चाहिए। सो टोटल फोर्स आ गई है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर लगने वाली, जिसके अंदर फर्स्ट कर लें हमारे पास 100 चार्जेस हैं। यहाँ पर 100 चार्जेस हैं, पूरी लेंथ पर लगने वाली फोर्स आ गई है, मतलब 100 चार्जेस पर लगने वाली फोर्स आ गई है। लेकिन हमें एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स चाहिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर 100 चार्जेस पर लगने वाली फोर्स आ गई है तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड करके आप एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स निकाल सकते हो। और वही हम काम यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिएगा, फोर्स ऑन द टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर दैट इज एन ए क्यू एल इंटू वी क्रॉस बी, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। हमें कैसे पता चला टोटल नंबर ऑफ चार्जेस एन ए एल एन? ये बेटा देखिए स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द वायर, कंप्लीट वायर में जो चार्ज कैरियर्स की तादाद है वो एन ए एल है, तादाद से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। सो एन से एन जाएगा, ए से ए जाएगा, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब बेटा जो फोर्स है एक सिंगल चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली, उसका फार्मूला हमारे पास आ गया Q इंटू वी क्रॉस बी। और इस फार्मूले से बहुत सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं। मतलब ये जो फोर्स है एक तो डिपेंड कर रही है तीन बातों पर। कौन कौन सी तीन बातें? अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल पर, एक सिंगल चार्ज कैरियर है उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर है उस पर डिपेंड करिए। दूसरा चार्ज पार्टिकल की स्पीड, v के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि चार्ज पार्टिकल कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। थर्डली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है। और अगर इस फार्मूले को मैं ओपन कर लूं, ये देखिए जरा, Q v क्रॉस b को ओपन करें, v b इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा, तो ये चौथा डिपेंडिंग फैक्टर आपको थीटा भी नजर आ रहा है। बेटा थीटा के हवाले से याद रखिएगा, थीटा इज व्हाट? थीटा क्या चीज है? थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस के दरमियान में? मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी के दरमियान। मतलब बेटा आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, 0 डिग्री पर 0 हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर v और b पैरेलल हो गए, v और b के दरमियान एंगल है ना, v और b पैरेलल हो गए, फर्स्ट कर लिए मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, दोनों पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल हो जाएंगे, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और साइन ऑफ 0 डिग्री फोर्स 0 आएगी आपके पास। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि if charge particles are moving parallel to मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगे तो बेटा याद रखिएगा कि उस सूरत में लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी। और मैग्नेटिक फोर्स के 0 होने की वजह क्या है? क्योंकि साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 0 व्हिच इज इक्वल्स टू 0, जिसकी वजह से फोर्स 0 हो जाती है। तो वो चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव हो रहे होते हैं बेटा, उन पर मैग्नेटिक फोर्स कभी नहीं लगती। ठीक है जी, सो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाती है और यही आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की मिनिमम वैल्यू भी है। और अगर इसके इन्वर्सली मैं बात करूं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करना शुरू कर दे, फर्स्ट कर ले कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई किया गया और चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स द राइट जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर भी हो रहा है। आप देख सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स टुवर्ड्स द राइट जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमने अपवर्ड अप्लाई किया हुआ है, तो दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है। अगर दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है तो साइन 90 इज 1 और आपके पास लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एट 90 डिग्री। ये भी देख लें, मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए बेटा F मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? ये देखें, अगर एंगल 90 डिग्री है तो थीटा बिटवीन V एंड B इफ इट बिकम्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये देखें F मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स मैक्सिमम इक्वल्स टू QVB इंटू साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारे सामने आएगी। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? दिस इज Q इंटू B। QVB इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कितने एंगल पर आ रही है? 90 डिग्री के एंगल पर आएगी। और अगर एंगल 0 90 के अलावा कोई और हो गया, 0 पर मिनिमम 90 पर मैक्सिमम, अगर एंगल 30 45 60 कोई और भी एंगल हो जाता है 0 से 90 के दरमियान, तो फोर्स मिनिमम और मैक्सिमम के
दरमियान दरमियान रहेगी। ठीक है, अभी जो मैंने बात डिस्कस की है पाथ के हवाले से भी अगर हम इसको देख लेते हैं कि अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो चार्ज पार्टिकल, अगर ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया था, रेड वाला मार्कर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, चार्ज पार्टिकल इसके पैरेलल आते हैं, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएंगे तो क्योंकि कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट ही पास हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं अनडेविएटेड पास हो जाएंगे। सो इफ एंगल थीटा इज 0, चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पास हो जाएंगे। पाथ कैसा होगा इनका जी? पाथ होगा अनडेविएटेड, अनडेविएटेड, वो स्ट्रेट ही पास हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने थीटा 90 डिग्री का अप्लाई कर दी, मतलब ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की थी, चार्ज पार्टिकल इस तरह परपेंडिकुलरली पास करें 90 डिग्री के एंगल पर, तो क्या केस होगा? देखिए मैंने यहाँ पर वो केस बना रखा है, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट परपेंडिकुलर, व्हाइट बोर्ड में अंदर की जाने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, चार्ज पार्टिकल्स टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहे हैं। तो बेटा ये वाला फार्मूला देखिएगा, ये वाला फार्मूला V क्रॉस B, मतलब V से B की तरफ अगर मैं दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाऊंगा तो अंगूठा बाय राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट B से B की तरफ दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं, अंगूठा आपको लगने वाली फोर्स के बारे में बताएगा। बेटा ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है चार्ज पार्टिकल्स की मोशन। ठीक है, ये V है, ये B है, तो V से B की तरफ दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं, अंगूठा लगने वाली फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द राइट और मैग्नेटिक फील्ड आपने इनवर्ट अप्लाई किया है, परपेंडिकुलरली है, जो ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे वो इस तरीके से 90 डिग्री के ऊपर बेंड होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एरिया में अप्लाई कर रखा है, मतलब ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं होता, आपने ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो इसी तरह से बेंड होते चले जाएंगे और इवेंचुअली सर्कुलर पाथ बनाएंगे। ठीक है जी, सो इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो चार्ज पार्टिकल्स का पाथ कैसा होगा बेटा? अगर मैं उनके पाथ के हवाले से बात करूं तो जो पाथ होगा इट इज गोइंग टू बी सर्कुलर वन। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव होना शुरू हो जाएंगे अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर एंटर होते हैं। लेकिन फर्स्ट कर ले एंगल ना 0 है ना 90 है, इसके दरमियान में कुछ है, 30, 40, 45, 50, व्हाटएवर द एंगल मे बी इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो उस केस में पाथ कैसा होगा बेटा? उस केस में याद रखिएगा पाथ जो होगा इसको हम हेलिकल पाथ बोलते हैं। हेलिकल पाथ कैसा होता है? जैसा कि स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग की तरह का पाथ होता है। चार्ज पार्टिकल एंटर होंगे फील्ड में और इस तरह से हेलिकल पाथ में मूव करते हुए आगे चले जाएंगे। ठीक है, किस वक्त? जिस वक्त V और B के दरमियान बनने वाला एंगल 0 से 90 के दरमियान कोई भी एंगल होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखें कि अगर इसी फील्ड में पॉजिटिव चार्ज के बजाय एक नेगेटिव चार्ज एंटर हो जाता, मे बी इलेक्ट्रॉन सेम v वेलोसिटी से एंटर हो जाता। ठीक है जी, प्रोटॉन था ऊपर की तरफ बेंड हो गया, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? भैया देखें, ये V है इसका, ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी है और ये भी है, तो V क्रॉस B के मुताबिक ऊपर फोर्स लगना चाहिए थी, लेकिन इस फार्मूले में देख रहे हैं जब आप यहां पर Q की जगह इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, तो ये देखिए मैं फार्मूला आपको लिखकर दिखाता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो भाई याद रखिए इलेक्ट्रॉन की जगह पर जब आप यहाँ पे चार्ज पुट करेंगे तो नेगेटिव में चार्ज पुट होगा। क्यों भाई नेगेटिव में क्यों पुट हो रहा है? भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता ही नेगेटिव है, -1.6 × 10⁻⁹ तो फार्मूले में एक नेगेटिव एडिशनल साइन आ रहा है। तो नेगेटिव साइन ये क्या करेगा भाई? ये देखिए ये भी था, V क्रॉस B के मुताबिक फोर्स ऊपर लगनी चाहिए थी, लेकिन फार्मूले का नेगेटिव साइन फोर्स को 180 डिग्री से रोटेट कर देगा, मतलब फोर्स ऊपर की जानिब नहीं लगेगी। इलेक्ट्रॉन के लिए वही वाली फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करवा देगी। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ये जो ऊपर वाली फोर्स है दिस वाज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट मे बी अ प्रोटॉन। ठीक है जी, तो ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है। आइए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इनसे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पीस ऑफ कंडक्टर, पीस ऑफ वायर दिखाया गया है जिसमें से चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द राइट है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डॉट से शो किया गया, और डॉट का मतलब आप लोग जानते हैं दैट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रही हैं और V की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे से पूछा गया है कि इस पीस ऑफ कंडक्टर पर जो लगने वाली फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन आप किस तरह से निकाल सकते हैं, या चार्जेस पर लगने वाली फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। तो बेटा आप देख लें कि यहाँ पर अगर आप लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो फोर्स V क्रॉस B की डायरेक्शन से निकाली जाती है। मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, तो पहला वेक्टर हमेशा V का होता है, दूसरा वेक्टर हमेशा B का होता है, और V से B की डायरेक्शन में दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल किया जाता है। याद रखिएगा ये रेड वाला मार्कर
पहली डायरेक्शन को शो कर रहा है v की डायरेक्शन, और ब्लैक वाला मार्कर दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो पहले से दूसरे की तरफ दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल करें। यू कैन सी द थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, मतलब लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है इस कंडक्टर के ऊपर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, नीचे की तरफ एक्ट करेगी। सो फोर्स की डायरेक्शन बेटा हमें मिल चुकी है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पीस ऑफ कंडक्टर इज एक्टिंग डाउनवर्ड। और यहाँ पर अगर हम ज्योमेट्रिकली जो पोल्स होते हैं, जो साउथ नॉर्थ की डायरेक्शंस है, अगर हम उनको यहाँ पर लगाना चाहें तो बेटा याद रखिएगा ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है और उसके ऑपोजिट नीचे की तरफ हमेशा साउथ होता है। तो यहाँ पर क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, मतलब फोर्स यहाँ पर साउथ की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड टेस्ट हमें बता दिया कि ठीक है, और कहा गया है कि वो एक एरिया में से पास हो रहा है, 4 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और इस एरिया को प्लेस किया गया है इन XZ प्लेन। XZ प्लेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आप देख लें कि एरिया किस प्लेन में रखा गया है। अगर एरिया को XZ प्लेन में रखा गया है तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, क्योंकि प्लेन ऑफ द एरिया से परपेंडिकुलर होती है, एरिया को अगर आप XZ प्लेन में रख देंगे तो XZ प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन बेटा y एक्सिस की होती है। मतलब ये जो 4 मीटर स्क्वायर का एरिया उसकी डायरेक्शन y एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, और y एक्सिस की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर j से रिप्रेजेंट की जाती है। मतलब यहाँ पर अगर मैं एरिया को वेक्टर एरिया की सूरत में लिखना चाहूँ, दिस इज 4 मीटर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, यूनिट वेक्टर j से रिप्रेजेंट की जाएगी। क्यों, क्या वजह है, क्योंकि XZ प्लेन में रखा है और XZ के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वही वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बताएगी, जो कि y एक्सिस है, और उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर j से दी जाती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपने निकालना है तो उसका तरीकाकार क्या है, दिस इज B.A। तो B वेक्टर आपको बता दिया गया विच इज 2I + 3j। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा वेक्टर एरिया के साथ विच इज 4 यूनिट वेक्टर j। इसको जरा हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखें जब i का डॉट प्रोडक्ट आप j के साथ लोगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, i विद j ये 0 हो जाएगा, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। लेकिन जब आप j डॉट j यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो j डॉट j 1 हो जाएगा, एंड 4 × 3 दिस इज 12। तो मैग्नेटिक फ्लक्स 12 यूनिट्स का आ गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर्स में मेजर करते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी 12 वेबर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 12 वेबर्स है, और बीटा ही यहाँ पर हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी। कीवर्ड्स देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और दोनों चार्ज पार्टिकल मूव भी सेम वेलोसिटी के साथ कर रहे हैं। फिर फर्क किसमें, चार्ज पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज पार्टिकल्स पर जो लगने वाली फोर्स है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करती है। ये देखिएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन। रेशियो हमने फाइंड करनी है बेटा। तो ये देखिएगा फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोटॉन के लिए चार्ज प्लस q होता है इनटू v क्रॉस b, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो चार्ज तो सेम ही होता है लेकिन नेगेटिव का होता है इलेक्ट्रॉन पर। ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव। तो बाकी सारे फैक्टर्स तो सेम है, v क्रॉस b से v क्रॉस b भी कट गया, q से q भी कट गया, मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से, लेकिन नेचर मुख्तलिफ है। तो ऊपर से आपके पास क्या आएगा +1, नीचे क्या आएगा -1। मतलब सिंप्लीफाइड रेशियो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन की जो चार्जेस की है वो आपके पास -1 की सूरत में आ जाएगी, -1 की सूरत में, और डेल्टा ही आपके पास दुरुस्त ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।